डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होता है, निवासी रेजिडेंट को कैसे परिभाषित करेंगे, फाइनेंशियल ईयर को कैसे परिभाषित करेंगे, और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस यानी उत्पादित जो फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विस है और उसका मॉनेटरी वैल्यू, यानी ये 5 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है जीडीपी के कॉन्सेप्ट को आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप इस 5 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को नहीं समझें। 72 बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है और इकोनॉमिक्स से के अंतर्गत एक के बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने लिया है। हालांकि बीपीएससी ने बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था, जीडीपी का फुल फॉर्म पर भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जीडीपी जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जीडीपी क्या है, कैसे जीडीपी को परिभाषित करते हैं। तो एक सिंपल परिभाषा हमने यहाँ लिया है कि किसी देश की घरेलू सीमा में उसके निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। यानी जब हम जीडीपी को समझने का प्रयास करते हैं तो जीडीपी को समझने में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज हमें समझना है घरेलू सीमा क्या होता है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर किसी देश के डोमेस्टिक बाउंड्री की बात कर रहे हैं, तो एक कॉन्सेप्ट अगर आप जीडीपी को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले आपको समझना है कि डोमेस्टिक बाउंड्री क्या है ना। और इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि जीडीपी की चर्चा में हमने इंडिया के मैप को क्यों लगा रखा है, राइट। यानी अगर हम जीडीपी को समझने का प्रयास करें तो क्या ज़रूरत है इंडिया के मैप को लगाने की, है ना। क्योंकि यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जब शुरू करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे, तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि आपको समझना है कि जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, राइट, क्या डोमेस्टिक बाउंड्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री है ना। जैसे कई जगह पर किताबों में या कभी कभी लोग जो है डोमेस्टिक बाउंड्री की जगह भौगोलिक सीमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भौगोलिक सीमा जो है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है और डोमेस्टिक बाउंड्री जो है उसमें अंतर होता है। तो क्या डिफरेंसेज होता है, सबसे पहला जो जीडीपी को समझना है उसमें सबसे पहला पॉइंट हमें समझना है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री और डोमेस्टिक बाउंड्री दोनों एक है या दोनों में डिफरेंसेस है ना। क्या आपने ध्यान दिया है इस बात पर? अगर आपने ध्यान दिया है कि डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होता है और ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो है, इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री से डोमेस्टिक बाउंड्री किस प्रकार से डिफरेंट है, तो फिर आप डोमेस्टिक बाउंड्री को समझने में या उसको डिफाइन करने में आप सक्षम होते हैं। देखिए डोमेस्टिक बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्री टर्म का यूज किया जाता है, लेकिन डोमेस्टिक बाउंड्री ज्योग्राफिकल बाउंड्री से अलग है। क्योंकि डोमेस्टिक जो बाउंड्री है, इस डोमेस्टिक बाउंड्री में हमारा जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री तो है ही, प्लस इसके साथ साथ हमारा आंतरिक समुद्री क्षेत्र भी शामिल होता है, राइट, इंटरनल मैरीन एरिया। यानी कि ये जो आप मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप इंडिया के एक तरह से ज्योग्राफिकल बाउंड्री को देख सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि डोमेस्टिक बाउंड्री जब हम कहते हैं तो उस डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र भी शामिल है। यानी आंतरिक समुद्री क्षेत्र जो है वो शामिल है। तो भारत का आंतरिक समुद्री क्षेत्र कितना है, पहला तो आपको मैरीन जो एरिया है, इंटरनल मैरीन एरिया भारत का है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इंटरनल मैरीन एरिया यानी समुद्री जो एरिया है, इसमें आप देखिए 12
नॉटिकल माइल्स जो है भारत का आंतरिक समुद्री क्षेत्र माना जाता है। 12 नॉटिकल माइल का मतलब क्या है कि लगभग 22.224 किलोमीटर का एरिया जो है ये आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर समुद्री क्षेत्र में, वो आंतरिक समुद्री क्षेत्र जो है भारत के डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत आता है। राइट, तो एक तो ये ध्यान में रखना। दूसरा कि डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत जो है हमारे दूसरे देशों में जो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है, तो एम्बेसी और कॉन्सुलेट दोनों को जो है डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। एम्बेसी यानी राजदूतावास जो है, दूतावास जो हमारा है, अलग अलग देशों में हमारा दूतावास है, उन दूतावासों में जो एक्टिविटी होती है वो सारी एक्टिविटी जो है हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत आता है। और इसलिए जब हम जीडीपी की गणना करते हैं, जीडीपी को समझने का प्रयास करते हैं, तो विभिन्न देशों में हमारा दूतावास है, हमारा कॉन्सुलेट है। अब देखिए दूतावास और कॉन्सुलेट में क्या अंतर है, क्या आप इस बात को समझते हैं? दूतावास क्या होता है कि हमारे देश का अलग अलग देश की जो कैपिटल होती है, राजधानियां होती है, वहाँ पर हमारा दूतावास होता है, जहाँ हमारे इन्वेस्टर होते हैं, जिसका मूल काम क्या होता है, डिप्लोमेटिक काम वो करते हैं। और उस देश के अलग अलग सिटीज़ में हमारा कॉन्सुलेट होता है। कॉन्सुलेट ऑफिस जो है एक तरह से एम्बेसी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन कॉन्सुलेट ऑफिस जो है ट्रेड, कॉमर्स एंड सिटीजन्स के मैटर को देखता है, यानी वीज़ा वगैरह का प्रबंध करता है। इमरजेंसी अगर कोई हो जाता है तो उस इमरजेंसी में सबसे पहला इम्पोर्टेंट रोल करता है कॉन्सुलेट ऑफिस, अपने सिटीजन को एक तरह से वहाँ पर मदद करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम जीडीपी की गणना करते हैं और उसमें हम डोमेस्टिक बाउंड्री की बात करते हैं, तो उसमें हमारा एम्बेसी भी शामिल है, हमारा कॉन्सुलेट भी शामिल है, हमारा आंतरिक समुद्री क्षेत्र यानी 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र है वो भी उसमें शामिल है। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि ईईजेड है ना, आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, ये यूएनओ द्वारा जो है एक के कानून के तहत जो समुद्री क्षेत्र है, उस समुद्री क्षेत्र में जैसे भारत का ईजेड जो है 200 नॉटिकल माइल्स है ना, तो 200 नॉटिकल माइल्स ईजेड का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन ईजेड जो है डोमेस्टिक बाउंड्री में इसको शामिल नहीं किया जाता है, बट ईजेड में अगर कोई इकोनॉमिक गतिविधियां होती है, छोटी छोटी इकोनॉमिक गतिविधियां होती है, उन इकोनॉमिक गतिविधियों को हम डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो बॉम्बे हाई है ना, अब इसको हम लोग मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। ये लगभग 86 से लेकर के 88 नॉटिकल माइल दूर है भारत के लैंड एरिया से। लेकिन यहाँ पर जो रिंग वाइल है, तेल रिंग है हमारा, यानी बॉम्बे हाई में हम तेल निकालते हैं, वो तेल जो निकालते हैं उसकी गणना भारत के जीडीपी में होती है, क्योंकि यह भी डोमेस्टिक एरिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राइट, इसके अलावा अगर कोई सैन्य अड्डा आपने बनाया है ना, यानी भारत किसी दूसरे देशों में सैन्य अड्डा बनाया है और उस सैन्य अड्डा में अगर सैनिक रह रहे हैं और अदर टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, या पीस कीपिंग फोर्स हम भेज रहे हैं 1 साल से अधिक, तो उसकी गणना भी हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री में होती है। यानी जीडीपी को समझने में डोमेस्टिक बाउंड्री का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है इसमें
इन चीज़ों को शामिल नहीं किया जाता। इसमें कई चीज़ें जो हैं जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री में शामिल नहीं किए जाते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जैसे हमने कहा कि भारत की एम्बेसी है, भारत के विभिन्न देश से, भारत से बाहर विभिन्न देशों में हमारी एम्बेसी है, तो दूसरे देशों की भी तो एम्बेसी हमारे देश में है। तो दूसरे देश का जो फॉरेन इनक्लेव है, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे जो कंसुलेट हो, चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस हो, वहाँ की जो इकोनॉमिक गतिविधि है वो भारत के डोमेस्टिक बाउंड्री में शामिल नहीं किया जाता है। यानी उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम भारत के जीडीपी में नहीं जोड़ते हैं, राइट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप जीडीपी को समझने का प्रयास करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि डोमेस्टिक बाउंड्री यानी घरेलू सीमा जो है आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा कि घरेलू सीमा जो है वो भौगोलिक सीमा से अधिक होता है। सामान्यतः यह भौगोलिक सीमा से अधिक होता है और भौगोलिक सीमा से अधिक होता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो अगर आप सकल घरेलू उत्पाद समझने का प्रयास करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियरली आपको समझना होगा, क्योंकि यहीं से आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब देखिए दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत है रेजिडेंट, है ना। ध्यान ये रखना है कि यहाँ निवासी की बात करते हैं, है ना, कि भारत के घरेलू सीमा में जो निवास कर रहे हैं, राइट, उनके द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो निवासी जो है इसमें राष्ट्रीय और प्लस गैर राष्ट्रीय, है ना। यानी यहां कहने का मतलब है कि निवासी के अंतर्गत भारत के जो सिटीजन भारत में निवास कर रहे हैं, भारत के जो नागरिक भारत में निवास कर रहे हैं, और गैर नागरिक यानी विदेशी भी भारत में निवास कर रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि उस विदेशी की जो आर्थिक गतिविधि है फॉरेन इनक्लेव में नहीं होना चाहिए, है ना। उसकी इकोनॉमिक के गतिविधि एक साल फॉरेन इनक्लेव में अगर उसकी इकोनॉमिक गतिविधि होती है तब तो उसको शामिल किया जाएगा उसके देश के जीडीपी में। लेकिन बहुत सारे विदेशी जो है भारत में आते हैं, टूरिस्ट के रूप में भी साल भर रह सकते हैं, किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, अदर इकोनॉमिक गतिविधि में काम कर रहे हैं, कोई फॉरेन का कॉरपोरेट ऑफिस है उसमें काम कर रहे हैं। तो उन लोगों की जो एक तरह से इनकम है, उन लोगों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य है वो जीडीपी में शामिल किया जाएगा, राइट। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने आपको डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत क्या बताया। हमने कहा कि जो हमारे देश का एम्बेसी दूसरे देशों में है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, आपका जर्मनी में है, जापान में है, फ्रांस में है, एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है। तो उस एम्बेसी और कॉन्सुलेट में जो भारतीय हैं जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत आता है, इसलिए उसके इनकम को भारत के जीडीपी में जोड़ा जाता है, वो भारत के जीडीपी के अंतर्गत उसको शामिल किया जाता है। तो यहाँ निवासी का मतलब सिटीजन नहीं है, निवासी का मतलब जो भारत में आमतौर पर निवास कर रहा है। यहाँ ध्यान रखना है कि हम लोग एनआरआई की भी बात करते हैं, है ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है कि जो व्यक्ति भारत में 182 दिन से ज़्यादा भारत से बाहर रहता है, भारत का सिटीजन है, तो उसको एनआरआई कहते हैं। अब एनआरआई का जो इकोनॉमिक गतिविधि है एक साल से अगर अधिक के भारत से बाहर इकोनॉमिक गतिविधि कर रहा तो उसको हम भारत के जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर पीआईओ का कॉन्सेप्ट अगर आप समझने का प्रयास करें कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो भारत के जीडीपी में उनका हम शामिल नहीं करते। अगर वो बाहर में भारत के जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उससे बाहर में उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है
तो उसको हम भारत में शामिल नहीं करते हैं। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जैसे फाइनेंशियल ईयर है, ये तो बहुत इजी है। तो ये जनरली भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो हम अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं, यानी अंतिम वस्तु एवं सेवा का मतलब क्या है कि ध्यान ये रखना है कि हम यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट को आप यहाँ समझ लीजिए कि एक चीज होता है प्राइमरी गुड्स, है ना। जैसे प्राइमरी गुड्स का उदाहरण जो है आपका गेहूं प्राइमरी गुड्स है ना। तो आप किसान गेहूं उत्पादन करता है, गेहूं से फिर आटा बनता है, आटा के बाद फिर रोटी बनता है। तो ये जो रोटी बना ये आपका अंतिम वस्तु है, राइट। और गेहूं प्राथमिक वस्तु है, आटा जो है इंटरमीडिएट गुड्स है। तो जीडीपी में हम अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं। अंतिम वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जो उपभोग की जा रही है, ऐसी वस्तु जिसका मौद्रिक मूल्य निर्धारित कर दिया गया, ऐसी वस्तु जिसके मौद्रिक मूल्य में और ज़्यादा एडिशन नहीं हो सकता है। और मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है कि बाजार मूल्य पर, यानी बाजार में इन सब का जो प्राइस है। तो जब बाजार मूल्य को आप देखने का प्रयास करते हैं तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि बाजार मूल्य में क्या होता है ना। तो बाजार मूल्य में एक तो कारक लागत होता है, फैक्टर कॉस्ट को शामिल करते हैं, और प्लस इसमें टैक्स लागू होता है, और माइनस सब्सिडी यहाँ करते हैं। और इसका जो मूल्य होता है अगर पूरे देश के संदर्भ में कहा जाए तो ये होता है जीडीपी, है ना। तो जीडीपी का मतलब ये है।